नमस्कार साथियों। डियर स्टूडेंट्स, जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हमने जो हमारा सिस्टम्स है, जो बॉडी का सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, जिसको कवर किया था। और अभी जो हमारा जो नया जो लास्ट एंड फाइनल जो सिस्टम शेष रहा है वो हमारे पास है दोस्तों, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जिसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, जिसके अंतर्गत न्यूरॉन का और एंडोक्राइन का अध्ययन किया जाता है। यानी जिसके अंदर हम न्यूरॉन की स्टडी करेंगे, एंडोक्राइन की स्टडी करेंगे दोस्तों। न्यूरॉन्स इसको बोलते हैं, तंत्रिका को बोलते हैं, यानी तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और जिसमें एंडोक्राइन जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसके अंदर जो भी ग्लैंड्स है, जितनी भी ग्रंथियां हैं और जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे, इन सब की हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा सबसे लास्ट जो सिस्टम्स है जिसको बोलते हैं हम नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये पूरा संयुक्त रूप से मिलकर इनको समन्वित रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। और ये हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, अर्थात नियंत्रण व समन्वय का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, जिसको बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिका तंत्र। और जब बात तंत्रिका तंत्र की आती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं नर्व सिस्टम, और जब इसकी बात आती है तो इसमें हम किन किन का अध्ययन करेंगे दोस्तों? इनमें हम तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, जिसमें नर्व सिस्टम की बात करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनकी बात करेंगे दोस्तों। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इनकी भी बात करेंगे। इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो दोस्तों, जो न्यूरॉन का अध्ययन जिन शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनकी स्टडी जिन में की जाती है इसको क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और जहां अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं इसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। अब मुझे एक बात बताइए, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन दोनों को मिला दो तो हमारे पास क्या बनता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बनता है दोस्तों? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। आपको चीजें समझ में आ रही है? ये टॉपिक है, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम तंत्रिका तंत्र को खत्म करेंगे और उसके बाद हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को खत्म करेंगे। दोस्तों, मैंने दोनों चीजें एक साथ क्यों लिखी? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं केवल तंत्रिका तंत्र लिखकर खत्म कर देता और इन चीज को आगे समझाना शुरू कर देता, तो भी मुझे कोई मना करने वाला नहीं था। मगर मैंने इसलिए ये चीजें लिखने की कोशिश की क्योंकि जो नर्व सिस्टम होता है दोस्तों, तंत्रिका जो तंत्र होता है, ये भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के एक रसायन का स्राव करते हैं जिसको बोलते हैं हार्मोन्स। वो भी हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, यानी नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। जब दोनों का काम एक है, दोनों मिलकर बॉडी के अंदर नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। और इन दोनों की जो समन्वित शाखा है जिसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। इनको क्या बोला जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी। अब देखो, इन चीज को समझना है आपको, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो अब नेक्स्ट पृष्ठ के अंदर मैं एक चीज बताता हूं कि मैंने अब की बार लिख दिया आपके सामने कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब देखो, एक वर्ड बनाया आपके सामने और यही चीजें मैंने पहले ही समझाई थी। अब देखो, न्यूरो का अर्थ क्या है? अब यहां समझना, जो चीजें मैंने समझाई है वापस इसके टुकड़े कर रहा हूं, इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए दोनों तरफ से। न्यूरो
न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका। क्या अर्थ होता है दोस्तों? तंत्रिका। और एंडोक्राइनो, एंडोक्राइनो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी क्या है दोस्तों? अंतःस्रावी। और लॉजी, जिस भी शब्द के पीछे लॉजी लग जाता है उसको विज्ञान बोला जाता है दोस्तों। जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी आता ना, तो लॉजी का अर्थ होता है स्टडी करना, यानी विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास स्टडी है। अब देखो क्या शब्द बिना, क्या परिभाषा मिली आपके सामने पड़ी है दोस्तों, जिसके अंदर ये यानी कि जिसके अंदर तंत्रिका व अंतःस्रावी का अध्ययन किया जाता है। देखो सामने, जिसका तंत्रिका और अंतःस्रावी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब देखो दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? तंत्रिका का अध्ययन करेंगे, अंतःस्रावी का अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? तंत्रिका। आज हमारा टॉपिक क्या है? तंत्रिका। और इन दोनों का जो काम है, इन दोनों का जो वर्क है वो क्या है दोस्तों? दोनों का वर्क है नियंत्रण व समन्वय। नियंत्रण प्लस समन्वय, समन्वय। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, इनका काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें थी, ये शुरुआत जो आप प्रस्तावना मान सकते हैं इस टॉपिक की, इस सिस्टम की प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके ध्यान में रहे। अब देखो दोस्तों, अब हम आज तंत्रिका के बारे में पढ़ेंगे कि तंत्रिकाएं क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं मौखिक रूप से बता देता हूं दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको कंकाल तंत्र में बताया कि पूरा जाल पाया जाता है, इसी तरीके से हमारे शरीर में एक और अतिरिक्त जो तंत्रिकाएं पाई जाती है, ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है दोस्तों। ये तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर आवेगों के संचरण का महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करती है। अब आवेगों का संचरण कैसे करते हैं, इनके बारे में भी आपको समझना होगा। सेकंड नहीं, मिली सेकेंडों के अंदर आवेगों का संचरण होता है हमारी बॉडी के अंदर। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिली सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, मिली सेकेंडों में आवेगों का संचरण होता है। और ये कैसे होता है, इनके बारे में आपको समझना होगा। कि जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि और इस तरीके से समझ लो कि गर्म पानी या आपने हाथ डाला और अकस्मात आपका हाथ ऊपर उठ जाता है, और ये मिली सेकेंडों में होने वाली घटना, ये कैसे पता चला आपके ब्रेन को कि आप जैसे ही पानी में हाथ डालोगे उस समय आपका हाथ जल जाएगा, तुरंत हाथ बाहर निकला जाए। यानी इतनी अकस्मात होने वाली जो प्रक्रियाएं, जो अनैच्छिक, जो अपन कह सकते हैं कि ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। और ये जो क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं किसके कारण होती है? तंत्रिकाओं के कारण होती है। अब देखो, ये तंत्रिकाएं, यानी इन्हीं तंत्रिकाओं के कारण आप कह सकते हैं कि आप महसूस करते हो हर चीज को। अगर तंत्रिकाएं नहीं होती तो आदमी कोई महसूस ही नहीं कर पाता। किसी को थप्पड़ मारते हो तो सामने वाले को लगती है, तंत्रिकाओं के कारण लगती है। का गाल है वो लाल हो जाता है, तंत्रिकाओं के कारण हो रहा है। किसी को क्रोध आ जाता है, तंत्रिकाओं के कारण आता है, क्योंकि वो अंदर इस तरीके से महसूस करने लग जाता है कि किसी की बात के ऊपर सामने वाले को क्रोध आ रहा है, यानी उसने इस विचार किया उस सामने से, और उसको क्रोध इसलिए आया कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो वो किसके कारण हो रहा है? तंत्रिकाओं के कारण होता है। कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं में बह जाता है, वो क्या है? तंत्रिकाएं। ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी लग रही है, आप महसूस कर रहे हो, जिन चीजों को आप महसूस कर रहे हो वो आपकी तंत्रिकाओं के कारण हो रहा है। कुल मिला के ये चीजें, आप किसी से डर रहे हो, भय उत्पन्न हो रहा है, वो तंत्रिकाओं के कारण हो रहा है। कुल मिला के ये है कि आप अपने शरीर के अंदर जैसे कोई कांटा लगता है, कांटा चुभता है, गर्म पानी में हाथ डालने पर आपका हाथ जल रहा है, ये सब सिस्टम किसके कारण होते हैं दोस्तों? तंत्रिकाओं के कारण होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं, मतलब ये पूरी जो तंत्रिका है, ये पूरी जाल बना रहता है हमारे पूरी शरीर के अंदर, और ये मिली सेकेंडों में काम करती है। अब देखो दोस्तों, क्या ये तंत्रिकाएं किससे बनी है, कैसे, इन चीजों के बारे में समझना होगा। ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है दोस्तों। ये तंत्रिका एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, जिसे बोला जाता है तंत्रिका कोशिका। जिसे क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिका, या न्यूरॉन बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? न्यूरॉन बोला जाता है। आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा दोस्तों, ये न्यूरॉन है जो क्या करती है दोस्तों?
अपन कह सकते हैं कि आवेगों के संचरण में इसकी काफी भूमिकाएं होती है और बहुत ज्यादा ये तंत्रिका कोशिका मिलकर पूरा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब मैं ये बता दूं, मेरे हाथ की तंत्रिकाएं, पैर की तंत्रिकाएं, पूरे शरीर की, पूरे बॉडी की जो तंत्रिकाएं, जो कोशिकाएं हैं, वो मिलकर पूरा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को ये समझने वाली बात है, ये तंत्रिकाएं कोशिकाएं आई कहां से, क्या इसका निर्माण आगे होता है, कब नष्ट होती है। देखो, तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में एक बार बन जाती है, उसके बाद कभी भी आगे इसका निर्माण नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोशिका का सबसे अच्छा गुणधर्म क्या होता है कि आगे लगातार विभाजन करे, नई कोशिका बनाए। आपने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, ये चीजें आपको पता है। और कोशिका विभाजन करती है, विभाजन करके नई कोशिका बनाती है, जबकि तंत्रिका कोशिकाओं में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। ना तो किसी प्रकार का कोई माइटोसिस डिवीजन होता है, ना कोई मियोसिस डिवीजन होता है, किसी प्रकार का कोई डिवीजन इसमें नहीं पाया जाता है न्यूरॉन्स के अंदर। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई आपको, क्यों नहीं पाया जाता यह भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर सेंट्रोसोम दोस्तों अनुपस्थित होता है, ठीक है। और सेंट्रोसोम आपको पता है कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है और फिर कोशिका का विभाजन होता है। जब सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाता, जब तारक केंद्र ही नहीं पाया जाता, तो इसमें विभाजन कैसे होगा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तंत्रिका कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में तारक काय नहीं पाया जाता, इसलिए विभाजन नहीं करती, लगातार है वो एक जैसी स्थिति में पड़ी रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की अमर कोशिकाएं, हमारे शरीर की कैसी कोशिकाएं, अमर कोशिकाएं। अब देखो, कभी कभी आपने देखा तंत्रिका कोशिकाएं कभी नष्ट हो जाती है ना, मान लो किसी के शरीर की तंत्रिका कोशिका नष्ट हो जाती है, तो आप उसका वापस पुनरुद्भवन कभी होता ही नहीं है, रीअरेंजमेंट कर ही नहीं सकते, उसका रीअरेंजमेंट कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जब हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के बारे में जब हम देखते हैं, उस समय आप लोगों को पागल आदमी के अंदर क्या होता है, जब न्यूरॉन्स नष्ट हो जाती है ना, फिर उसका कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, उसमें व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए पागलों का कोई इलाज नहीं होता, आपको पता है, हॉस्पिटल में भी पागलों का हॉस्पिटल में भी कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसको अपने तरीके से मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि उनकी न्यूरॉन कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद पुनः न्यूरॉन कोशिका का पुनरुद्भवन, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि अब देखो, दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया। पहला पॉइंट, पुनरुद्भवन की क्षमता तंत्रिका कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, और दूसरी बात, तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, और सर्वाधिक तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क में होती है, इसलिए मस्तिष्क में पुनरुद्भवन कभी नहीं होता है। समझ में आया। अब देखो दोस्तों, ये हो गया हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिकाओं के बारे में, जो मैंने कुछ वास्तविक बातें आपको बता दी। अब मैं क्या पॉइंट लिखने वाला हूं, ध्यान से सुने दोस्तों। हमारे पास है तंत्रिका तंत्र। अब हमारी जो हेडिंग है दोस्तों, वो तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, अभी मैंने बताया था कि मिली सेकेंडों में चलने वाला तंत्र है। इसकी जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है, संरचनात्मक व क्रियात्मक, यानी स्ट्रक्चरल और वर्किंग यूनिट। क्रियात्मक इकाई, यानी आप लोगों को समझ में आया कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है, यानी तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है, जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कौन है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, न्यूरॉन। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आज हम न्यूरॉन्स के बारे में, क्योंकि अनेक न्यूरॉन्स ये मिलकर पूरा तंत्रिका तंत्र बनाती है, इसलिए इसको बोलते हैं संरचनात्मक। और ये पूरी एक जैसी काम कर रही है, पूरे शरीर के अंदर आवेगों के संचरण का काम करती है। कहीं से भी आवेग आ जाए, मान लो आंखों से आप देखते हो तो देखने से संबंधित आवेग आगे, आप किसी वस्तु को महसूस कर रहे हो, गंध महसूस कर रहे हो, तो उनसे संबंधित आवेग आगे, तो उनसे वो अलग तरीके की तंत्रिकाएं होती है, जिसको बोलते हैं घ्राण तंत्रिकाएं, ऑल्फैक्टरी। वो क्या करती है, वो गंध से संबंधित जो भी आवेग होते हैं उनको अंदर लेके आ जाती है शरीर, मस्तिष्क के अंदर, और मस्तिष्क में लाने के बाद
और गंध का महसूस होता है हमें। अगर वो ऑल फैक्ट्री जो नर्स है या तंत्रिकाएं नष्ट हो जाए तो हमें कोई चीज की गंध भी महसूस ही नहीं होगा। उस समय चाहे आपको सुगंध आए और चाहे गंध आए, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई महसूस नहीं होगा। तो ये चीजें क्या होती है, तंत्रिकाओं के माध्यम से ही होती है। और किसी की तंत्रिका मर जाती है तो उसको ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता। फिर आप मान लो कोई भी गर्म चीज है, उसको आपने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही आप झट से उसको हटा देते हो अपना हाथ। ये किसके कारण, यानी उन गर्म वस्तु से संबंधित आवेग है वो तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच गए। अब बातें समझ में आई। यही तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो इन आवेगों के संचरण का काम करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। तो बस कुल मिला के बात ये थी, आपको न तो इतना मैं गहराई में लेके जा रहा था, आपको न तो कोई साइंस की भाषा में आपको बांध कर विशेष प्रकार से कोई फंसाना नहीं चाह रहा था। मैंने इतनी इजी भाषा में आपको समझा दिया कि तंत्रिका क्या होती है। सीधी सी बात है, कोई भी चीज आप स्पर्श करते हो उनसे संबंधित जो भी आवेग है वो आपके मस्तिष्क में जाते हैं, तो वो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से जाते हैं। और पूरे तंत्रिका तंत्र में अनेक तंत्रिका कोशिकाएं होती है, इसलिए तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बात समझ में आई दोस्तों। अब देखो, अब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जब पढ़ा तो हमें बात निकल के आई कि न्यूरॉन होते हैं अंदर। तो न्यूरॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, अब मैं हेडिंग डालता हूं, आपकी अपनी मेन हेडिंग है दोस्तों तंत्रिका कोशिका, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका, या इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं इसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन, ये न्यूरॉन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। चलो देखते हैं दोस्तों न्यूरॉन। मैं पहले इसको डायग्राम बना के समझाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये न्यूरॉन्स समझने से पहले इनके डायग्राम आपको में समझना होगा कि आवेगों का संचरण कैसे होता है, उसका माध्यम क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्तों, जब इसका डायग्राम देखा जाए तो किस तरीके का डायग्राम है वो आपको देखने को मिलता है। तो इधर ध्यान दें दोस्तों, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलती है जब आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हो। तो देखिए दोस्तों, यहां से एक जो दुर्मिका है वो आगे जाकर इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। इसको क्या बोला जाता है, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन बोला जाता है। और ये एक्सॉन आगे जाकर एक घुंडी नुमा संरचना में जाके फिट हो जाता है, और उस घुंडी नुमा संरचना को दोस्तों क्या बोला जाता है। अब देखो एक बार इधर ध्यान दे, थोड़ा सा ऊपर डायग्राम बना देता हूं दोस्तों। ऊपर डायग्राम इसलिए बनाना है ताकि आपको पूरा नामांकित करके समझा सकें। अब देखिए दोस्तों, यहां जो एक्सॉन जो होता है आपके पास वो कैसे बनता है उसको देखना है सबसे पहले। तो जब इस तरीके की जब स्ट्रक्चर आप देखते हो तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो दुर्मिका होती है वो आगे जाकर इस तरीके से नलिका नुमा संरचना बना देती है, और इस नलिका नुमा संरचना को क्या बोला जाता है दोस्तों, एक्सॉन बोला जाता है। और इसी एक्सॉन भाग का जो आगे का जो भाग है, जो आगे जाकर अपन कह सकते हैं एक छोटी छोटी नलिकाओं में खुलता है, और इन नलिकाओं को क्या बोला जाता है, इन नलिकाओं को बोला जाता है सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक घुंडियां। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सिनेप्टिक घुंडियां या सिनेप्टिक नोब्स कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, अब देखना यह है, इस भाग में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ये क्या है, यह दुर्मास में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रोइड्स, क्या बोलते हैं दोस्तों, डेंड्रोइड्स या दुर्मास्म या दुर्माक्ष्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। पूरा हम विस्तृत पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको जब समझ में आएगी तो आगे की प्रक्रिया है वो भी समझ में आ जाएगी। अब देखो दोस्तों, ये जो आगे जाकर किस में खुलती है, एक भाग होता है जिसको बोला जाता है साइटोन। क्या बोला जाता है दोस्तों, साइटोन। ये जो हमारे पास इस तरीके की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उससे बोला जाता है दोस्तों साइटोन। ये साइटोन भाग होता है, और जिसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी
इस तरीके के बिंदु जो देखने को मिलते हैं, इस तरीके के जो बिंदु देखने को मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है दोस्तों माइलिन आच्छादन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की आपको संरचनाएं जो देखने को मिलती है। अब देखो दोस्तों, इनके अलावा इसमें और क्या 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 पाए जाते हैं? ये जो तंत्रिकाक्ष भाग है इसके ऊपर एक और संरचना पाई जाती है, इनको भी देख लेते हैं। रेनवियर के नोड तो किस तरीके से फिट रहते हैं उसको भी समझना जरूरी है, तो देख लेते हैं दोस्तों। जहां से एक खाली जगह रहती है उसको बोला जाता है रेनवियर की नोड। जहां से एक खाली जगह आपको दिखाई दे रही है उसको क्या बोला जाता है? रेनवियर की नोड। या आपको खाली जगह दिखाई दे रही है उसको क्या बोला जाता है? रेनवियर की नोड। और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? यहां जो श्वान कोशिकाएं दिखाई देगी। ये फॉस्फोलिपिड की जो परत पाई जाती है, उस फॉस्फोलिपिड की परत के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? श्वान कोशिका कहा जाता है। या आपके विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो आवेगों के संचरण का काम करती है, उसे कौन सी कोशिका कहा जाता है दोस्तों? श्वान कोशिका कहा जाता है। ये कोशिकाएं जिसे कौन सी कोशिका बोलते हैं? श्वान कोशिका बोलते हैं। और ये जो अंदर बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं रेनवियर की नोड। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अब देखो, एक बार मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको है वो समझाऊंगा कि कौन कौन से भाग होते हैं। इसको बोला जाता है डेंड्रोइड्स। डेंड्रोइड्स या इसको बोलते हैं दुर्मास्म। दुर्मास्म, कहीं कहीं ये नाम आपको इस तरीके से भी मिलेगा, दुर्माक्षय। ठीक है, अब देखो, इससे अंदर वाला भाग है जो कोशिका द्रव्य होता है कोशिका का, उसे क्या बोला जाता है? साइटोन। क्या बोला जाता है दोस्तों? साइटोन। साइटोन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका काय। अब आगे देखिए दोस्तों, फिर आगे का हिस्सा जिसमें आपको इस तरीके से देखना है कि यहां पर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। जो रेड कलर से मैंने बनाया इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिकाक्ष। या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ये आगे जाकर एक घुंडियों में खुलता है जिसे बोला जाता है सिनेप्टिक घुंडियां या सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक नोड। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो संधि स्थल है जहां से अन्य तंत्रिकाक्ष आगे आकर जुड़ती है, जैसे ये मैंने संधि स्थल जो आपके सामने बनाए दोस्तों, इन संधि स्थल को क्या बोला जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। अब ये जो किससे जुड़े हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक और कोशिका बना दी आपके सामने, जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका बनाई दोस्तों, ये एक तंत्रिका कोशिका है जो आपके सामने बनी हुई है। इस तंत्रिका कोशिका के अंदर जो ये इस तरीके से दुर्माक्ष जुड़े रहते हैं, ये इस तरीके से इनके साथ जुड़ जाएंगे, इस तरीके से इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस संधि स्थल को क्या बोलेंगे? अब इसको बोलेंगे दोस्तों सिनेप्स। 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 ठीक है, इसकी खोज की थी सैरिंगटन ने। किसने की थी? सैरिंगटन ने खोज की थी। इसलिए इसको आप ये कह सकते हैं कि इन सैरिंगटन ने काफी योगदान दिया था तंत्रिका कोशिका में सिनेप्स की खोज करके। सिनेप्स एक ऐसा संधि स्थल है जहां से आवेग है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करता है। वो एक संधि स्थल है, दो तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने में बीच का संधि स्थल है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये मैंने सिनेप्टिक नोड बना दिया अलग तरीके से। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं रेवनियर के नोड। और ये बीच की कोशिकाएं होती है उसको बोलते हैं श्वान कोशिकाएं। श्वान कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब आप लोगों को क्या समझना है इसमें?
अब आपको इसकी प्रोसेसिंग समझनी है कि किस तरीके से आवेगों का संचरण होता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक रसायन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रसायन। उस रसायन का नाम क्या है दोस्तों? न्यूरोट्रांसमीटर रसायन। अब आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझना है कि न्यूरोट्रांसमीटर रसायन दोस्तों क्या होता है। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन एक ऐसा रसायन होता है, आप कह सकते हैं कोशिकाओं को सक्रिय करने का काम करता है। दोस्तों क्या काम करता है? कोशिकाओं को सक्रिय करने का काम करता है। कौन सा रसायन? न्यूरोट्रांसमीटर रसायन। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि वो रसायन जो आवेगों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संचरण के लिए एक विशेष प्रकार का प्रेषी रसायन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रसायन, जो तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कौन कौन से होते हैं? जैसे एसिटिलीन कोलिन, ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन्स होता है, वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का काम करता है, जो आप कह सकते हैं आपातकालीन परिस्थिति में रक्त के अंदर इस हार्मोन का स्त्रावण हो जाता है दुर्घटना के समय, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना, वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर रसायन है। अनेक प्रकार के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे आर्जिनिन की बात करें या फिर डोपामोन हार्मोन की बात करें, ठीक है। डोपामोन या डोपामीन हार्मोन होता है, वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है। ये डोपामीन हार्मोन आपको पता है अधिक खुशी या अधिक गम के समय भी अंदर स्त्रावित हो जाता है डोपामीन हार्मोन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको। जिस अपन कह सकते हैं कि जैसे कोई सर्स या जैसे आपने सुना होगा गांजे का जो सेवन करता है या फिर जो अपन स्मैक पीता है, स्मैक का सेवन करता है, उसमें इन हार्मोन का स्त्रावण ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर रसायन है। अपने लिए काम की चीज़ कौन सी है? अपने लिए काम की चीज़ है दोस्तों, वो है एसिटिलीन कोलिन। एक तंत्रिका कोशिका के अंदर इस एसिटिलीन कोलिन का सर्वाधिक स्त्रावण होता है, ठीक है। तो एसिटिलीन कोलिन को आप हमेशा याद रखो। अब देखो, अब इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आवेगों का संचरण होता है। तो देखो, सबसे पहले मान लो फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप इस तरीके से समझो कि आपने कोई गर्म पानी को स्पर्श किया है, तो उस गर्म पानी की जो ऊष्मा है, जो हीट हो रही है बहुत सर्वाधिक मात्रा में, तो वो जो ऊष्मा है उसको स्पर्श करोगे आप। जैसे ही आपने स्पर्श किया, आपके हाथ की तंत्रिका कोशिका होगी एक्टिव। अब एक्टिव होते क्या होगा दोस्तों? इस तंत्रिका कोशिका का जो दुर्माश्म भाग है, दुर्माश्य भाग है, अब समझने वाली बात आ रही है, ध्यान से सुनना। ये दुर्माश्म भाग क्या करेगी दोस्तों? आवेगों का संचरण करेगी। तो सबसे पहली बात आ गई आवेगों को ग्रहण करना। आवेगों को ग्रहण कौन करता है दोस्तों? वो दुर्माश्म करता है। समझ में आया? ये आवेगों को ग्रहण करके कहां भेज देगी? ये आवेगों को ग्रहण करके भेज देगी दोस्तों साइटोन भाग में। कहां भेज देगी? साइटोन भाग में। पूरा समझने का प्रयास करना दोस्तों, साइटोन भाग में भेज देगी। और जैसे ही आवेग साइटोन भाग में आएंगे, इसी समय आप यहां से समझना दोस्तों, इसी साइटोन भाग के अंदर आप लोगों को याद हो तो सेंट्रोसोम यहां नहीं पाया जाता, ठीक है, इसलिए विभाजन नहीं कर सकती। इसलिए एक पॉइंट यहां भी पहले मैंने बता दिया कि इसमें इस कोशिकाओं के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए विभाजन नहीं करती। अब यहां जैसे ही आवेग आए, यहां से होते हुए आवेग कहां जाएंगे? तो यहां पर एक विशेष प्रकार के फाइब्रिन पाए जाते हैं इस भाग में, जिसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिन। क्या बोला जाता है दोस्तों? न्यूरोफाइब्रिन। ये न्यूरोफाइब्रिन क्या करेंगे? इस आवेगों को, वो आवेग के रूप में कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं आवेग के रूप में? मैंने कहा ऊष्मा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप ऊष्मा है, जैसे कोई भी हो सकते हैं। मैंने कहा आवेग का मतलब होता है जैसे ज्यादा गर्मी है तो वो आपके लिए आप सहन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके लिए क्या है? आवेग हो गया, ठीक है। जो आपको उद्दीप्त कर दे, ठीक है, आपको उत्तेजित अवस्था में ला दे, वो आवेग के रूप में। जिससे आप डर रहे हो या ज्यादा खुश हो रहे हो, तो वो सब आपके लिए क्या? आवेग, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई दोस्तों? तो आप लोगों को यहां से समझना कि आवेगों को ग्रहण करने का काम कौन करता है? दुर्माश्म। जैसे इसने ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद इस दुर्माश्म की सहायता से आवेग कहां चले गए? साइटोन में। बात समझ में आई? साइटोन में होता है न्यूरोफाइब्रिन, जो इन आवेगों को कहां लेके जाएगा दोस्तों? यह आवेगों को लेकर चला जाएगा तंत्रिकाक्ष में। अब तंत्रिकाक्ष में कौन संचरित करेगा? भाई यहां आने के बाद न्यूरोफाइब्रिन यहां से लेके इसमें डाल दिया, न्यूरोफाइब्रिन तो यही पड़ा है। अब इस आवेगों को आगे लेके कौन जाएगा? तो यहां पाई जाती श्वान कोशिकाएं, जो आपको दिख रही है ये श्वान कोशिकाएं दोस्तों क्या करेगी? इस आवेगों को लेके यहां से होती हुई आवेगों को सिनेप्टिक बटन, यानी इस तंत्रिकाक्ष की अंतिम घुंडी होती है, जो अंतिम छोर होता है, उसको बोलते हैं हम
सिनेप्टिक नोड या सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक घुंडियां, इस सिनेप्टिक भाग के अंदर आने के बाद अब आओ इस सिनेप्टिक में आ गए। अब सिनेप्टिक के अंदर क्या होता है इसको भी समझो। सिनेप्टिक नोड के अंदर होती है पुट्टिकाएं। क्या होती है दोस्तों? पुट्टिकाएं होती है। और ये पुट्टिकाएं क्या होती है? फट जाती है। और इस पुट्टिकाओं के फटने से न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का। और वो न्यूरोट्रांसमीटर रसायन क्या करता है? इस तंत्रिका कोशिका को, इस न्यूरॉन को सक्रिय कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? इस न्यूरॉन को सक्रिय कर देता है। अब इस पॉइंट को समझना, डायग्राम में मैं समझाऊंगा, फिर ये हर पॉइंट लिखवाऊंगा। मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले आवेगों को ग्रहण करने का काम कौन करता है दोस्तों? दुर्मास्म करता है या दुर्माक्षय करता है। ये ग्रहण करके साइटोन में भेज देता है, कोशिका काय में भेज देता है। यहां भेजने के बाद कोशिका काय में कौन पाए जाते हैं दोस्तों? न्यूरोफाइब्रिन पाए जाते हैं। और ये न्यूरोफाइब्रिन क्या करेंगे दोस्तों? ये न्यूरोफाइब्रिन यहां से इस आवेगों को लेके साइटोन एक्सॉन में डाल देगा और इस तंत्रिकाक्ष भाग के अंदर श्वान कोशिका इस आवेगों को आगे संचरित करेगा। और आगे संचरित होने के बाद जब आवेग सिनेप्टिक नोड में चले जाएंगे, और सिनेप्टिक नोड में जाने के बाद अब सिनेप्टिक नोड की पुट्टिकाओं के फटने से न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का स्रावण होता है। और वही न्यूरोट्रांसमीटर रसायन एसिटिलीन कोलिन होता है जो सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होता है। और इन हार्मोन के स्रावण से या इन न्यूरोट्रांसमीटर रसायन के स्रावण से ये रसायन बहुत अच्छा योगदान देता है। यहां पर दोस्तों क्या करता है? इस आवेगों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजने का काम करता है। और मैंने जब क्लास स्टार्ट की उस समय बता दिया कि हमारे शरीर के अंदर वो बहुत ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं मिलती है, जिसका निर्माण जब एक साथ हो जाता है आगे ये कभी विभाजित नहीं होती है। तो ये सीधी बातें मैंने पहले बता दी जहां आप कंफ्यूजन होते हो। अब देखो, अब मैं यहां पर देखो ये कैसे जुड़ती ये भी बता दिया कि मान लो ये एक सामने वाली तंत्रिका कोशिका है। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली थी, मैंने क्या कहा कैसे जुड़ती है। तो एक तंत्रिका कोशिका के बड़े स्तर पे देखा जाए तो तंत्रिकाक्ष के ही तो भाग है ये सिनेप्टिक बटन। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन, दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मास्म, ये देखो दूसरी के दुर्मास्म, ये तंत्रिका कोशिका एक अलग बनाई, इसके दुर्मास्म ये वाले ऐसे, ये एक तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मास्म आपस में जुड़े रहते हैं और उस संधि स्थल को बोलते हैं सिनेप्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बताई। और सिनेप्स की बात करें तो इसकी खोज किसने की? शेरिंगटन ने की थी। शेरिंगटन ने की थी। ये भी बात मैंने आपको बता दी। अब देखो दोस्तों, अब क्या समझना है। अब मैंने कहा ये सिनेप्टिक जो सिनेप्स होता है ये काम क्या करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनानुबंधन। इंग्लिश वर्ड इजी है, सिनेप्स केवल इतना ही याद रखना आपको दोस्तों। ये सिनेप्स क्या करता है? सिनेप्स एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोइड्स दूसरी तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन को जोड़ने का संधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, जॉइंट है ये। अब इस संधि स्थल से क्या करता है दोस्तों? इस मैंने कहा ना ये जो नॉब है, ये घुंडियां ये फटती है तो एसिटिलीन कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का स्रावण होता है। ये एसिटिलीन कोलिन क्या करता है दोस्तों? यहां से होता हुआ इसमें चला जाता है। चलो कलर चेंज करके बता देता हूं। मैंने अभी चीजें जो भी बताई है, यहां से जो आवेग है वो कहां चले दोस्तों? इसमें आ गए। इसमें आने के बाद आवेग कहां गए? इसमें आ गए। इसमें आने के बाद श्वान कोशिकाएं आवेग को आगे संचरित करेगी। आगे संचरित करने के बाद आवेग कहां चले गए? यहां से होते हुए इसमें आ गए। अब न्यूरोट्रांसमीटर रसायन एसिटिलीन कोलिन, अब इसका काम हो गया। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है सुनिए, कि तंत्रिका कोशिका में आवेगों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेजने वाले न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का नाम बताइए। एसिटिलीन कोलिन कहां से स्रावित होता है? सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के फटने से। और न्यूरोट्रांसमीटर रसायन एसिटिलीन कोलिन सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर रसायन क्या होते हैं? तो आप बोलोगे ऐसे रसायन जो तंत्रिका कोशिका को क्या कर दे? सक्रिय कर दे, तंत्रिका कोशिका को एक्टिव कर दे। ठीक है दोस्तों, ये कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर रसायन होते हैं, मैंने पहले भी बोल दिया। जैसे आर्जिनिन है, एलर्जी से संबंधित पाए जाते हैं अन्य जो हमारे पास, ठीक है। और जो एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी एक प्रकार से किसका काम करते हैं?
एक प्रकार से हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का काम करते हैं। अभी के लिए एसिटिलीन कोलिन को याद रखना है। समझ में आई बातें? ये यहां से होता हुआ मान लो अब वो आवेग कहां से चला गया, इस भाग से होता हुआ सीधा अगली तंत्रिका कोशिका, अगली तंत्रिका कोशिका में जाने के बाद यहां से वापस एक्सॉन में पहुंचेगा, सिनेप्टिक गुंडी से वापस दूसरी। अब ये देखो, ये तंत्रिका कोशिका किससे जुड़ेगी, इसका एक्सॉन एक और अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोइड से जुड़ जाएगा, इनके संधि स्थल को वापस क्या बोलेंगे हम, सिनेप्स। फिर वहां से वो आवेग लगातार संचरित होते हुए एक कोशिका से, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन से होता हुआ कहां चला जाएगा, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया, अरे सॉरी मस्तिष्क में। और मस्तिष्क का कौन सा भाग, प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग, प्रमस्तिष्क। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आई। तो इनसे संबंधित जो मस्तिष्क में केंद्र होते हैं इन तंत्रिकाओं के, आप ये कह सकते हैं, या आवेगों के संसरण से या स्वेंदी आवेगों के संसरण से संबंधित जो केंद्र होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में थैलेमस भाग में होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि मस्तिष्क में किस प्रकार के आवेगों के संचरित होते हैं। फिर इस आवेगों के संबंधित मस्तिष्क में विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण करने के बाद उचित जो अनुक्रियाएं होती है आप लोगों को पता है सेकंड या मिली सेकंड के दौरान। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। यही तंत्रिका कोशिका थी। मोटी मोटी बातें क्या याद रखनी है, पहली बात, उद्दीपनों को या आवेगों को ग्रहण कौन करता है, दुर्मास्म। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स है वो लिखूंगा, आप लोगों को नोट करना है। और वो कौन कौन से पॉइंट है दोस्तों, लिखते रहे। पहला पॉइंट, न्यूरॉन से संबंधित आपको क्या याद रखना है वो याद कर लो। न्यूरॉन जो अभी हमने पढ़ा, न्यूरॉन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना दोस्तों, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की। अगर इसके डिस्कवरी की बात करें दोस्तों, वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी, वाल्डेयर। पहली बात ये याद रखनी। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको। तीसरी बात, तंत्रिका से क्या याद रखनी है, तंत्रिका कोशिका से संबंधित अविभाजनशील कोशिका, अविभाजनशील कोशिका। अविभाजनशील क्यों है, तो आपको याद रखना कि इसमें सेंट्रोसोम, तारक काय या तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लोगों को विशेष तौर से याद रखनी। मैंने पूरी समझा दी इसलिए फटाफट लिखवा रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, पुनरुद्भवन, रीअरेंजमेंट, पुनरुद्भवन नहीं पाया जाता, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, इसलिए, ठीक है, नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, ये न्यूरॉन से संबंधित कुछ खास बातें। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के अंदर क्रियाविधि। जब हमने पढ़ी थी इसमें क्या पढ़ा था, तो इसमें देखो संरचना में इसके भाग कौन कौन से हैं न्यूरॉन्स के। तो दोस्तों जब इसके पार्ट्स की बात करें तो पहला जो भाग हमारे पास निकल के आता है वो आता है डेंड्रोइड्स, या इसको क्या बोलते हैं, दुर्माक्ष्य या द्रुमास्म। ये क्या करता है, तो ये क्या कर रहा था ये भी समझ लें दोस्तों। ये क्या करता दोस्तों, आवेगों या उद्दीपनों को ग्रहण कर साइटोन में भेजता है, समझ में आया। दूसरा हमारे पास भाग जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, दूसरा भाग हमारे पास होता है वो होता है साइटोन, जिसको बोलते हैं कोशिकाकाय। ये क्या होता दोस्तों, अब इसमें आप लोगों को क्या समझना है वो भी देख ले दोस्तों।
साइटोन में। ये मुख्य भाग है इसका, ठीक है, ये इसका क्या है, मुख्य भाग है, मुख्य भाग, ठीक है। और इसमें अपन क्या कहते हैं, इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक उपस्थित है। और इस साइटोन में क्या होते हैं, साइटोन के अंदर आप लोगों को और भी ध्यान रखना है, कुछ तंतु पाए जाते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रोटीन से मिलकर बने तंतु पाए जाते हैं। यह आप लोगों को खास बातें हैं वो आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। इन तंतुओं को क्या कहा जाता है, निस्सेल कण कहा जाता है, निस्सेल कण कहा जाता है, निस्सेल कण। तो समझ में आई बात, आपको समझ में क्या आया बेटा, कि कोशिका काय के अंदर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन से मिलकर बने तंतु पाए जाते हैं, जिसे निस्सेल कण कहा जाता है। कौन से तंतु, देखो इधर डायग्राम में ये जो मैंने येलो कलर के तंतु बनाए थे इसको बोलता है निस्सेल कण दोस्तों, निस्सेल कण। ये किससे बने होते हैं, ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन, इनसे बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को याद है कि इसी साइटोन भाग में है वो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और ये जो मैंने इस तरीके की जो आकृति बनाई इसको बोलते हैं माइलिनासम। ये डायग्राम में भी शो कर देना, आप इस डायग्राम को बनाए दोस्तों, माइलिनास, क्योंकि जब ये डायग्राम बनाओगे तब चीजें कवर होगी। माइलिनास, तो ये माइलिन जो आच्छाद होते हैं इनके बीच की जो संरचना होती है, खाली स्थान, इसको बोलते हैं रेनवियर के नोड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेवनियर के नोड। और जो इनके अंदर जो मैंने बताया ना, ये जो माइलिन आच्छाद, इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, इसको बोलते हैं स्वान कोशिका, जो लिखा हुआ पड़ा सामने। ये इस तंत्रिकाक्ष में इन आवेगों को संचरण करने में योगदान देती है, ठीक है, स्वान कोशिकाएं। ये किससे बना है, ये फॉस्फोलिपिड से बना दोस्तों, माइलिन आच्छाद किससे बना है, फॉस्फोलिपिड से बना। अब देखो, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, तो नेक्स्ट पेज पे ये देखना है, हमने क्या पढ़ा था इसमें, पहला जो भाग हमने पढ़ लिया डेंड्रोस दुर्माक्ष्म, दूसरा भाग साइटोन अभी जो हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट कौन सा होता है दोस्तों, साइटोन, साइटोन। और साइटोन में क्या क्या होते हैं, आप कहोगे ये मुख्य भाग है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। दूसरा भाग, इसके अंदर जो तारक काय, तारक काय अनुपस्थित होता है, और तारक काय अनुपस्थित होने के कारण ही तो विभाजन नहीं होता। अगला, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया था इसके निस्सेल कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल, ठीक है, पाए जाते हैं, जो किससे बने होते हैं, आरएनए प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन, इनसे बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिन पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिन उपस्थित होते हैं, जो आवेगों के संचरण का काम करता है, आवेगों के संचरण का काम करता है। बस इतनी बातें याद रखनी है साइटोन से संबंधित। तीसरा हमने क्या समझा था दोस्तों, तीसरा हमारे पास है एक्सॉन, इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। देखो दोस्तों, इसकी जब बात की जाए तो आप क्या कहोगे, साइटोन, या ऐसे लिख सकते हैं कि साइटोन का प्रवध, या साइटोन से अंगुलीनुमा जो संरचना निकलती है, अंगुलीनुमा जो संरचना निकलती है, से अंगुलीनुमा
संरचना बनती है जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, जिसके चारों ओर माइलिन आच्छाद नामक फॉस्फोलिपिड नोट करें ये सब, फॉस्फोलिपिड की परत पाई जाती है, परत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जहां यह परत अनुपस्थित होती है, उन स्थानों पर रेवनियर के नोड पाए जाते हैं। रेवनियर के नोड पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, ये तंत्रिकाक्ष से संबंधित था। और भी तंत्रिकाक्ष से संबंधित क्या है, तो आप कहोगे कि एक्सॉन के आगे का घुंडीनुमा भाग सिनेप्टिक बटन कहलाता है। सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है। क्या दोस्तों, जिनमें क्या पाए जाते हैं, आप लोगों को बताया था, जिसमें क्या पाई जाती है, पालिकाएं पाई जाती है, पिंड पाए जाते हैं। पिंडक के फटने से न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का स्त्रवण होता है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रसायन क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर किसे बोलते हैं, यानी आप बोलोगे कि ये न्यूरॉन को सक्रिय करता है। और दूसरी बात, आवेगों को आगे अगले न्यूरॉन में संचरित करता है। ठीक है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो ये एक प्रकार का जो रसायन होता है, इसमें सर्वाधिक न्यूरोट्रांसमीटर रसायन कौन सा है, सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होने वाला है। सर्वाधिक स्रावित कौन सा है, तो वो है एसिटिलीन कोलिन।
एसिटिलिन कोलिन दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपको दिखे तो एड्रीनलिन भी है, एड्रीनलिन भी होता है, वह नॉर एड्रीनलिन। यह क्या करता है दोस्तों, यह आपातकालीन परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में रक्त में स्रावित, रक्त में स्रावित होता है, ठीक है दोस्तों। और इनके अलावा कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे और जैसे बात करें तो डोपामीन, आर्जिनिन, ये सभी के सभी न्यूरोट्रांसमीटर रसायन होते हैं, ठीक है। आप लोगों को विशेष रूप से सर्वाधिक स्रावित होने वाला कौन सा है, तो एसिटिलिन कोलिन, इसको याद रखना है विशेष तौर से, ठीक है साथियों। अब देखो, अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, सिनेप्टिक बटन के फटने से इनका स्रावण होता है और ये आगे भेजने का काम कर रहा है। एक वर्ड आता हमारे पास सिनेप्स, क्या वर्ड आया था दोस्तों, सिनेप्स। इसको क्या बोलते थे हम, युग्मनानुबंधन। ये क्या बन रहा है देखो, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की थी शेरिंगटन ने, शेरिंगटन ने इसकी खोज दोस्तों की थी शेरिंगटन ने, ठीक है। सिनेप्स किसे कहते हैं, तो पहले आप क्या कहोगे कि एक न्यूरॉन या एक तंत्रिका कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका, दूसरी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के मध्य उपस्थित संधि स्थल, संधि स्थल, जिसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स। इसी सिनेप्स भाग से अपन कह सकते हैं, सिनेप्स में सिनेप्टिक विदर या सिनेप्टिक दरार पाया जाता है, वहां न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का स्रावण होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से इसको समझना है कि सिनेप्टिक जो दरार या सिनेप्टिक विदर कहते हैं, जिसमें इस रसायन का स्रावण होता है। तो एक वर्ड और आता है, इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों, सिनेप्टिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा, ये संधि स्थल क्या कहलाता है, सिनेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि सिनेप्स किसे कहते हैं, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ जुड़ने वाले संधि स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों, सिनेप्स कहा जाता है। एक शब्द आता है सिनेप्टिक विदर, सिनेप्टिक विदर, या कभी कभी इसको बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। ये क्या होती है, ये कहोगे कि इसके अंदर ही रसायन का स्रावण होता है, इसी भाग में न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन के स्रावण से आवेग अगली न्यूरॉन में, अगली न्यूरॉन में संचरित होते हैं, संचरित होते हैं, अगली न्यूरॉन में संचरित होते हैं। तो बातें समझ में आई आपको, सिनेप्स क्या है, सिनेप्टिक विदर क्या है, ठीक है दोस्तों। सिनेप्टिक विदर या सिनेप्टिक दरार। तो जितनी भी तंत्रिका कोशिका से संबंधित जो बातें थी, मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की दोस्तों। अब मुख्य तौर से एग्जाम में पूछने वाले 10 क्वेश्चन मैं इनमें से बता रहा हूं, तो आपको याद रखना दोस्तों इस पूरे टॉपिक में से। पहली बात, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, सीधा साधा बड़ा है न्यूरॉन। दूसरी बात, न्यूरॉन जो होती है उस न्यूरॉन के अंदर आप लोगों को बताना, दो न्यूरॉन को जोड़ने वाले संधि स्थल को सिनेप्स।
और तीसरी बात, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग को संचरण कौन करता है? तो कहोगे न्यूरोट्रांसमीटर रसायन, जिसका नाम है एसिटिलीन कोलिन। समझ में आया? नेक्स्ट बात क्या याद रखनी है? नेक्स्ट ये रखनी है कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, पुनरुत्भवन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित। अगली बात, इसके अंदर कौन कौन आवेगों का संचरण करते हैं? आवेगों को ग्रहण करने का काम कौन करती है? तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग करती है? दुर्माष्म। साइटोन से आवेग संचरित होते हैं न्यूरोफाइब्रिन से, ठीक है। और आगे श्वान कोशिकाएं आगे आवेगों के संचरण का काम करती है, और फिर आवेग आगे संचरित होते हैं एसिटिलीन कोलिन से। एक कोशिका में जैसा होता है वही अगली कोशिका में, इस तरीके से आवेग लगातार संचरित होते रहते हैं। दोस्तों बात समझ में आई आपको? तो हमने तंत्रिका तंत्र का शुरुआती दौर पूरा किया है अभी तक। आप समझ सकते हैं 30% भाग ही नहीं हुआ है अभी तक। आगे हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, पूरा का पूरा इसमें सिस्टम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्या क्या समझने का प्रयास करेंगे वो भी समझ लें। आगे हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन समझेंगे इसका, कि किस तरीके से तंत्रिका तंत्र का वर्गीकृत किया गया, कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, आगे इसको कितने भागों में और डिवाइड किए। तो इसमें अपन जो तंत्रिका कोशिका की जब बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? इधर ध्यान दें दोस्तों। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के प्रकार की जब बात करें, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा है? पहला तंत्रिका तंत्र आता है हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? CNS, ठीक है दोस्तों, सेंट्रल नर्व सिस्टम। दूसरा हमारे पास आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं PNS, ठीक है दोस्तों। और परिधीय में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र, जिसके दो भाग होते हैं। तो हम अलग तरीके से देखेंगे। तो एक आता है हमारे पास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं हम ANS, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ठीक है दोस्तों। फिर हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें दो तंत्रिकाएं निकलती है। एक तो निकलती है मेरु तंत्रिकाएं, जो मेरु रज्जु से निकलती है। कौन सी तंत्रिकाएं? मेरु तंत्रिकाएं। एक निकलती है दोस्तों कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं निकलती है? कपाल तंत्रिका। मेरु तंत्रिकाएं होती है 31 जोड़ी, और कपाल तंत्रिकाएं होती है 12 जोड़ी, ठीक है दोस्तों। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास अनुकंपी, अनुकंपी, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है दोस्तों। और एक होता है हमारे पास परानुकंपी, परानुकंपी, जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो यह है पूरा वर्गीकरण। और वैसे देखा जाए तो एक अलग तरीके से और वर्गीकरण करते हैं, वो कैसे देखो, ताकि हम अगली क्लास में इन चीजों को क्लियर करवाएंगे। अगले अलग तरीके से देखते हैं तो इसको तंत्रिका तंत्र को इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। सब चीजें सेम है, बस यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूं। एक आप इस तरीके से देखते हो कि CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, दो भागों में बांट दिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन होते हैं? इसमें होते हैं मस्तिष्क यानी ब्रेन, ब्रेन जिसको बोलते हैं मस्तिष्क। एक होता है हमारे पास मेरु रज्जु, जिसको बोलते हैं स्पिनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। ये डिवाइडेशन हो गया। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया। एक बार दिया कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, और एक डिवाइडेशन कर दिया ANS,
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। एएनएस की बात करें तो इसमें 2 भाग और कायिक तंत्रिका तंत्र में 2 भाग बांट दिए। अब देखिए दोस्तों, यहां आप कार्य के आधार पर, ठीक है, और संरचना के आधार पर, अगर संरचना के आधार पर देखें, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर तो हमारे पास कौन सी आती है, एक तो कपाल तंत्रिकाएं जो कितनी थी 12 जोड़ी, एक मेरु तंत्रिकाएं जो कितनी थी 31 जोड़ी। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर इनकी कार्य के आधार पर देखें तो कार्य कौन कौन सी करती है, कार्य के आधार पर तो हमारे पास कौन कौन सी हो जाती है दोस्तों, एक तो हो जाती है स्वेदी, एक हो जाती है प्रेरक और एक हो जाती है मिश्रित। और एएनएस की बात करें तो यहां पर 2 ही है, एक हमारे पास अनुकंपी जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक जो आपातकालीन परिस्थिति में ज्यादा सक्रिय, एक होती है हमारे पास परानुकंपी। बस कुल मिला के वर्गीकरण सेम है, ठीक है। यहां पर जो संरचना के आधार पर जो मैंने बताया कपाल और मेरु, जो कपाल से निकलती है, खोपड़ी से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं, मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं। इन्हीं के अंदर ये सब स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। जो कपाल है ना 12 जोड़ी, उसके अंदर ये पाई जाती है स्वेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं, ठीक है दोस्तों, और मिश्रित तंत्रिकाएं जो 12 जोड़ी होती है। और जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो कशेरुक दंड से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है। जो कशेरुक तंत्रिकाएं कितनी होती है दोस्तों, कशेरुकाएं कितनी होती है 33 जोड़ी थी। तो ये कशेरुक तंत्रिकाओं से मतलब कशेरुक दंड से तंत्रिकाएं निकलती है जिसको बोलते हैं मेरु तंत्रिका। ये 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। सेम टू सेम सिस्टम है, पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था हमारा तंत्रिका तंत्र। हमने पहले तंत्रिका तंत्र के अंदर केवल पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, न्यूरॉन क्या होती है। आगे का प्रोसेस अब पढ़ेंगे। अब हम पहले सीएनएस को पढ़ेंगे, फिर पीएनएस को पढ़ेंगे, फिर एएनएस को पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।